Hello and good evening. Welcome to the another lecture of the polity series and today we shall be starting with the fundamental rights. मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं बहुत ज़रूरी हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उसके लिए भी तब भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके मौलिक अधिकार जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इंग्लिश में क्या है, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं। तो आर्टिकल 12 to 35 जो है डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा लेक्चर है इसलिए हम इसको लगभग 3 से या 4 के आसपास लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर बनाने से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है आप उसको लूज कर सकते हैं। तो आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। पार्ट कौन सा आ जाएगा, पार्ट 3 आ जाएगा। तो पार्ट 1 क्या था आपका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप एंड पार्ट 3 आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखिए जो इंग्लिश लॉज थे, जो इंग्लैंड अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक मैग्ना कार्टा हुआ करता था। ठीक है, लगभग 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में या 13th सेंचुरी के बीच में वहाँ मैग्ना कार्टा लिखा गया। तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला गया कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको हटा देंगे तो जो एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट माइट गेट लूज। आप जो एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको लूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें होती हैं आप समझिएगा, एक होता है नॉन जस्टिसिएबल और एक होता है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल होता है कि अगर इसका वायलेशन होता है, आपकी फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब हो गया कि आप अगर मान लीजिए जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। बाई चांस उसका कोई वायलेशन होता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा या फिर स्टेट द्वारा तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दे आर अ मियर परसुएशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। स्टेट के ऊपर वो एक परसुएसिव वैल्यू रखते हैं बस। बट देन अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सीधा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जाएंगे कब, जब आपको पता होगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो अभी हम धीरे धीरे करके देखेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। एंड थर्ड वन क्या है, इट प्रमोट्स द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक देश है, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये सब आइडियल्स हैं, प्रमोट होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट जो बेसिकली किसको करता है, ये बेसिकली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन करेंगे, डीपीएसपी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि भैया दे एक्ट एज अ इनिबिशन ऑन दी पावर्स ऑफ स्टेट। आर्बिट्री पावर्स ऑफ स्टेट के विरुद्ध ये एक शील्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे, कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन एक्ट्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप या फिर a certain region will not be allowed to go outside his house. Now they are not sacrosanct, but then जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी के एक आम आदमी है उसके बाहर निकलने पे ही रोक लगा दी। तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो
पॉइंट है या ये जो चीज़ है ये आर्बिट्री है स्टेट का, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज दे आर द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि वो आपकी बात सुने और मेक श्योर करें कि आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुई है। ठीक है, अब पहले एक आपको ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूं मैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 राइट्स थी। आज के टाइम पे जो आपके पास राइट्स बची हैं वो बची हैं सिर्फ 6, बिकॉज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी आपकी आर्टिकल 31 में थी, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है आर्टिकल 31 से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था। अब ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये आपको कहाँ मिलेगी, अगर आप आर्टिकल 300A देखेंगे, अगर आप आर्टिकल 300A देखेंगे तो वहां पे ये आपको राइट मिलेगी। बाकी कौन कौन सी राइट्स हैं भाई, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, ये लार्जर हेड्स है। अब इसके अंदर 14, 15, 16, 17, 18 अपॉर्चुनिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सब है, लेकिन वो हम आगे वाली चीज में देखेंगे। आराम चलते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32। यही जो है जो आपके आर्टिकल 32 में है, राइट, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने की बात नहीं। अगर ये राइट ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यही वो राइट है जो बताती है कि अगर आपकी राइट का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 and under article 226 respectively। ओके, अब बात करें अगर हम नेक्स्ट चीज की, तो फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं भाई क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये जो राइट्स हैं दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, कुछ जो राइट्स हैं दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कौन कौन सी राइट्स जो हैं फॉरेनर्स को या एलियंस को अवेलेबल नहीं है, दे आर आर्टिकल 14, 15, 19, 29 एंड 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, the 6 rights given under article 19, and right to equality and right to equality in the case of opportunity, that is article 15। article 14, 15, 19, 29 and 30 जो है अवेलेबल नहीं है किसको, एलियंस को। ये सिर्फ जो है आपको इस देश के नागरिक को अवेलेबल है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट। भाई एब्सोल्यूट नहीं है कि भैया राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मान लिया, ठीक है। अब ये नहीं कल को आप जाके बोलोगे यार मुझे जो है मोदी जी के साथ जाके बैठना है और मेरी तो मूवमेंट पे आपने रोक लगा दी कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगाएगा दैट शुड बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्ररी, दैट शुड adhere to the values of the constitution, that should adhere to the vision of the constitutional makers, that should adhere to the larger democracy or the values of the democracy of this country। ठीक है, third one is all of them are available against state, but some of them are also available against private individual, right, like right to untouchability। ठीक है, आपको पता है कि आज़ादी से पहले कितना छुआछूत की भावना इस देश में थी। ठीक है, गांधी जी ने इसके अगेंस्ट कैंपेन भी किया, तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 17 के अंदर। ठीक है, और ये जो राइट है ये आपको स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल तो है, बट देन ये राइट आपको जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। ये राइट आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है,
अब बात करें अगली चीज की, दे आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। भाई पॉजिटिव इन नेचर कैसे है कि ये आपको अलाउ करती है, ठीक है, आप एज अ सिटीजन को अलाउ करती है कि अगर कोई आर्बिट्री एक्शन हो गया स्टेट के द्वारा तो वो जो है आप जो है हटा सकते हैं, ठीक है, वो जो है आप हटा सकते हैं या उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इन नेचर कैसे हो गई, ये नेगेटिव किसके लिए है, नेगेटिव स्टेट के लिए है। कैसे, ये स्टेट को प्रोहिबिट करती है कि आपको भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको इन फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको इन फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको जो है जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें करने से कि मैंने आपको जैसे बताया कि घर से निकलने से ही बंद कर दिया, स्टेट ने आर्बिट्री ऑर्डर ने अगले 4 दिन तक, मान लिया कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, तब तो एक क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, वो क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड है लोगों को घर से ना निकलने से रोकने के लिए, बट सब कुछ नॉर्मल है, आपने एक ऑर्डर निकाल दिया प्रशासन के द्वारा, 4 दिन तक लोग नहीं निकलेंगे, सिर्फ डीएम साहब बाहर निकलेंगे, तो ये क्या है, एक आर्बिट्री ऑर्डर है उसके अगेंस्ट। तो ये क्या कर रहा है, स्टेट को, ठीक है। अभी हम आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन को बहुत वाइड स्कोप दिया गया है, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। Now the next is they are defended against and guaranteed by the Supreme Court। ये मैंने आपको बता दिया है, against the by आर्टिकल 32 से आप जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर आप नॉट बाय द वे ऑफ अपील, जरूरी नहीं कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिशन है, एक्सक्लूसिव तो नहीं है बट ओरिजिनल जुडिशन है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना हिचक और झिझक के, ठीक है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, मतलब ऐसा नहीं कि इनको आपसे छीना नहीं जा सकता है, इनको आपसे छीना जा सकता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी केस में आपसे ये राइट्स ली जा सकती हैं, नेशनल इमरजेंसी के केस में ये राइट्स आपसे ली जा सकती हैं, बट देन आर्टिकल, जैसे इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर दी गई राइट्स आपसे नहीं ली जाएंगी, ठीक है। और आर्टिकल 19 के अंदर दी गई राइट्स भी तभी ली जा सकती हैं अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है या इंटरनल इमरजेंसी को बोलते हैं वो ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी का, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट दी गई हैं वो भी नहीं छीनी जाएंगी। तो ये आगे जो चैप्टर्स आएंगे हम आपको इस ब्रॉड वे में समझाएंगे, बट आज आप समझ लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 एंड 21 की राइट्स आपसे नहीं ली जाती है और 19 की भी तभी ली जाएंगी अगर ग्राउंड जो है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन है एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है। नाउ the last one is any law made for the enforcement of the fundamental rights can only be made by the parliament। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसा हुआ कि वो अपने आप में अप्लाई हो रही थी, अपने आप में एनफोर्स हो जाती हैं, बट कुछ जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा। तो कोई भी एक्ट जो कि एनफोर्स करेगा फंडामेंटल राइट्स को, उसको बनाने की पावर किसके पास है, उसको बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, उसको बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। दोबारा इस पॉइंट को समझिए कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, ठीक है, वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, वो अपने आप में एग्जीक्यूट हो जाती हैं, बट देन कुछ को एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। ऐसे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है, वो स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया, आर्टिकल 12 में आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे दी गई। भाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आप आज तक आप स्टेट क्या समझते आते थे कि जो स्टेट्स हमारे देश में है, बट लेकिन अगर कोई लॉ देखा होगा, अब तो आप काफी बड़े होंगे, कोई केस देखा होगा, तो एक्स वर्सेस स्टेट या वाई वर्सेस स्टेट, खासकर जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं, तो जैसे आपके मर्डर, रेप, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है, दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। सॉरी, मर्डर जो है नहीं होता कई बार, उसका एक वो है, बट देन
क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दे आर कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, तो उसमें स्टेट को भी एक पार्टी बनाया जाता है। तो स्टेट सिर्फ उस स्टेट की गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट में बहुत कुछ आता है, ठीक है। और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया ये था कि किसी भी एजेंसी या कोई भी जो सरकार की तरफ से काम कर रहा है वो कोई ऐसा एक्शन ना ले ले जिससे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो। इसीलिए आर्टिकल 12 के अंदर जो है स्टेट को बहुत ही वाइडर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव क्या हो गया आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, ये सब क्या हैं, दीज आर दी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्या हो गया आपका जो लॉ मेकिंग बॉडी है, दैट इज दी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और यूनियन इज दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज दी पार्लियामेंट। तो अगर वो कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो स्टेट के द्वारा ही माना जाएगा, और अगर वो कोई ऐसा लॉ बना देते हैं जो कि आपका वायलेट करता है आपकी फंडामेंटल राइट को, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। देन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं। देखो मोटा माटी मान लो गवर्नमेंट का जहां भी रोल है ना वो स्टेट मान लेंगे। LIC हो गया, PSUs हो गया आपके, सेल गेल, ठीक है। अब तो खैर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो चेक करना पड़ेगा, बट देन जो वहाँ पे भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट है वो आपका स्टेट के अंदर आ जाएगा। अब इसको लेके भी बहुत बड़ी लड़ाई है, एक अलग से केस लॉ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप पढ़ेंगे तो स्टेट किसे कहा गया और किसे नहीं कहा गया, तो इसमें बड़ा बवाल है। बट देन लार्जर आप समझिए कि जहां जहां पे आपको स्टेट, जहां पे भी आपको गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा वो आपका स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आर्टिकल 13 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 ही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलता है। तो आर्टिकल 13 बोलता क्या है कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब अगर कोई भी लॉ इन पंगे में आता है किससे, फंडामेंटल राइट के, तो ये लॉ जो है वॉइड हो जाएगा। और इसको वॉइड कौन करता है, इसको वॉइड करेंगे माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो अपने आप वॉइड हो जाएगा, या उसके खिलाफ याचिका दायर हो गई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड कर सकते हैं। इसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी के पास पावर है किसी भी ऐसे लॉ की विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, that law should be declared void, that law should be declared void, ठीक है। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया लॉ क्या क्या है, फिर इसमें जो चीजें आती हैं उसमें क्या देगा कि ठीक है लॉ तो है, बट लॉ है क्या क्या, किस किस चीज को आप लॉ बोलेंगे। तो इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। जो पार्लियामेंट बनाएगा वो लॉज, जो स्टेट बनाएगा वो लॉज, कोई भी सरकारी एजेंसी वो नोटिफिकेशन निकालती है, कोई भी आपका गजट निकालती है या कुछ भी रूल निकालती है, ठीक है, बाय लॉ निकालती है, ठीक है, ये सब किस में आएगा, बाय लॉ निकालती है, सब किस में आएगा, ये सब लॉ की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो आर्टिकल 12 में जिस प्रकार से स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी थी, यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, इसी को बोला गया आर्टिकल 13, ठीक है। अब एक चीज आ गई कि आर्टिकल 13 में बोल दिया गया कि ठीक है, अब देखो आप अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा उस पर, ठीक है। बट देन आज के टाइम पे ये पोजीशन है कि पार्लियामेंट जो है आपका लॉ अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, बट इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज गिवन इन केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद
भारती केस, तो केशवानंद भारती जी की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। केशवानंद भारती एक्चुअली ये केरला लैंड को इन्होंने चैलेंज किया था। मठ के एक संत थे ये, ठीक है, और मठ के अध्यक्ष थे। तो केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो ले डाउन हो गई, बट केशवानंद जी को पर्सनली कोई जस्टिस नहीं मिला था, कोई भी रिलीफ नहीं मिली थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है केशवानंद भारती केस से जुड़ा हुआ। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात यह है कि कोई भी पार्ट या कोई भी फंडामेंटल राइट जो है, स्टेट जो है कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता है, बट देन इट इज सब्जेक्ट टू दी doctrine of basic structure which was laid down in the केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 14 पे। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 पे। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी। क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। अच्छा ठीक है, मान लिया इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, बट देन इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, आपके दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से आ गए इसके अंदर? एक आ गया आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक आ गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, इसी के अंदर जो है एक चीज आती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, भाई रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि लॉ का रूल है। ठीक है, लॉ सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी अथॉरिटी इस देश के नागरिकों से, दैट इज डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये आप कहाँ देख सकते हैं? ये आप प्रीएम्बल में देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो क्या कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? उसमें कुछ ओवरसीज टेरिटरी भी आ जाती हैं। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा टर्म है। ओके, अब आपने दो चीज देखी कि इक्वल, क्या स्टेट की क्या ड्यूटी है? स्टेट एंश्योर करेगा अपने सिटीजन्स को क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, बट वो करेगा कैसे? ठीक है, वो करेगा कैसे? तो वो जो है कुछ प्रोविजन बनाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने जो है लोगों को सिक्योर करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, यहाँ पे जो पर्सन इनको बोला गया है, इसमें सिर्फ आदमी नहीं, सिटीजन्स नहीं, नेचुरल पर्सन ही नहीं। ठीक है, नेचुरल सिटीजन्स या नेचुरल पर्सन ही नहीं, इसमें आपके लीगल पर्सन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट, कंपनी कॉर्पोरेट। ठीक है, वो एक अलग बात है, उसमें क्या हो जाता है? उसमें कंपनी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब दो एक्सप्रेशन हमने देखे थे, है ना, दो एक्सप्रेशन हमने देखे थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों चीज क्या है? जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इंग्लैंड से लिया गया है, यूके से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। तो इक्वालिटी ऑफ लॉ क्या बोलेगा कि लॉ में सब समान है, लॉ के सामने सब समान है। ठीक है, लॉ के सामने सब समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल हैं, चाहे आप आईएएस हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे आप ऑफिसर हो, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, सब जो हैं, जो इस देश का कानून है उसके सामने इक्वल है। तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एब्सेंस ऑफ क्लास। ये क्या डिनोट करता है? एब्सेंस ऑफ क्लास। ठीक है, किसी भी आदमी के फेवर में कोई भी
चीज नहीं होगी। जो लॉ है उसके ऊपर वो उसके सामने वैसे ही है, ठीक है। मान लिया ऐसा नहीं होगा कि आप डिफरेंट आदमी को डिफरेंटली ट्रीट करें, ऐसा नहीं होगा। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ का कोई एक्सेप्शन, एक दो एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा एब्सेंस ऑफ क्लास, कि लॉ के सामने सब इक्वल है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा कि सिमिलर पीपल शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, ठीक है। तो ये थोड़ा सर्कमस्टेंशियल हो जाता है, ठीक है, ये सब सर्कमस्टेंशियल हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आईपीसी 302 की धारा ये बोलती है कि आप किसी भी व्यक्ति को की मृत्यु करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ का। बट अब हम दो केस लेते हैं। एक ए बंदा है, ए एक आदमी है जो कि बी एक लड़की है जिससे कि ए जो है बी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बी जो है ए को मना कर देती है, बी जो है ए को मना कर देती है और वो रिवेंज के उससे बी की हत्या कर देता है। ये क्या हो गया, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में क्या हुआ, ए बी से प्यार करता है, ठीक है, और बी जो है ए को मना कर देती है, कहती है कि अभी हमारी इस चीज़ की उम्र नहीं हुई है, आप अभी अपने काम पे ध्यान दो। बट लेकिन ए से रहा नहीं जाता और ए बी की हत्या कर देता है। ये एक सिचुएशन हो गई। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। एक सिचुएशन 2 लेते हैं जिसमें कि जब ए बी पे अटैक करने आया तो बी को लगा कि यार ये तो मुझे मार देगा, और उसने गन ऐसे उठाई तो बी के पास पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर खींच के ऐसे मारा कि ए की मृत्यु हो गई। तो ये एक सिचुएशन हो गई। तो दोनों सिचुएशन में एक एक व्यक्ति की मौत हो रही है, पर दोनों की सिचुएशन अलग है। तो एक सिचुएशन में हो सकता है कि बी छूट जाए, और उसी सिचुएशन में एक की सिचुएशन अलग है, ए को हत्या का आरोपी मानते हुए सजा कर दी गई। तो लॉ ने क्या बोला या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि आप जो है दोनों व्यक्तियों को अलग अलग सिचुएट करेंगे। जो सिमिलर कंडीशन है या जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं लोग, उन्हें आप सिमिलरली ट्रीट करेंगे, उन पे सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, ठीक है, उन पे सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा। मान लिया ए बी से प्यार करता था, बी ने ए को मना कर दिया, ए ने बी की हत्या कर दी। ऐसे ही एक सी आदमी था जो डी से प्यार करता था, डी ने उसको मना कर दिया, तो ए और सी पे सेम तरीके से लॉ अप्लाई होगा, तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब एक चीज होती है और रूल ऑफ लॉ। देखो, रूल ऑफ लॉ जो है वो 3 चीजों की बात करता है कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी रोड से पकड़ा, उठा के उसे जेल में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करने का है बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का है। आप किसी को कब पनिश कर सकते हैं कि उसने कोई लॉ वायलेट किया हो, लेकिन इंडिया में इतने लॉ ही हैं, यू नो, देयर इज अ सेइंग, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट देन आप किसी को भी सजा तब दे सकते हैं अगर उसने लॉ ब्रीच किया हो, ठीक है। ये एक रूल ऑफ लॉ का। सेकंड क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ का मतलब लॉ के सामने सब बराबर हैं। आप किस पोजीशन से आते हैं, आप किस कास्ट से आते हैं, आप किस रिलीजन से आते हैं, आप किस रीजन से आते हैं, दैट इज अ इमेटीरियल फैक्ट इन द फ्रंट, इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ द जज सिटिंग ऑन दैट डायस, ठीक है। दैट इज अ इमेटीरियल फैक्ट। That law would be applied to you irrespective of from whichever background you come from, whatever privilege you had, जो आपने जिंदगी में उखाड़ा हो, फिर आपने कुछ गलती करी है तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड द थर्ड वन वाज एक्चुअली द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय A.V. Dicey. It was given by A.V. Dicey. And the third one is constitution is the result of the rights of the individuals and not the source of individual rights. तो जो A.V. Dicey का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब आपने इंडिविजुअल की राइट्स को ला दिया एक साथ तब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये जो कथन है ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। भाई आपके राइट्स कहाँ मिलेंगे,
आपके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। तो जो डाइसी का थर्ड कॉन्सेप्ट है या जो थर्ड जो उसका एट्रीब्यूट है या एसेंस है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है, वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं राइट टू इक्वालिटी के, ऐसे ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसे समझा देते हैं कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे हैव गॉट सर्टेन इम्यूनिटीज। वो इम्यूनिटीज क्या है कि आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन द ऑफिस। जब तक वो ऑफिस में है उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। सिविल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन तब कि आपने उन्हें एक नोटिस दे दिया उसके 2 महीने बाद। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप वारंट भी इशू नहीं कर पाएंगे। सिविल प्रोसीडिंग्स आपका वो स्टार्ट करेंगे जब आपने उनको नोटिस दिया उसके 2 महीने बाद। ठीक है, और आप उनको जो उनके ऑफिशियल एक्ट है उनके लिए कहीं भी लायबल नहीं ठहरा सकते हैं किसी भी कोर्ट में। ठीक है, ये जो प्रेरोगेटिव्स हैं या ये जो इम्यूनिटी है दिस इज एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 361। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 361A प्रोटेक्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने की लीगल रिपोर्टिंग करी है या किसी भी फैक्ट का सही रिपोर्टिंग करी है या किसी भी लीगल प्रोसीडिंग की एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिपोर्टिंग करी है या कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट रिपोर्टिंग की है, उसको भी आप जो है कोर्ट में या कहीं भी दोषी नहीं ठहरा सकते, कहीं भी दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, अब ऐसी ही जो राइट्स हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट्स जो एमपीज एंड एमएलएज हैं उनके पास भी है अंडर आर्टिकल 105। अंडर आर्टिकल 105 किसके पास? एमपीज के पास। एंड आर्टिकल 194 में किसके पास? एमएलएज के पास। ठीक है, ये राइट्स एमपीज एंड एमएलएज के पास भी हैं कि वो जो भी पार्लियामेंट में कहेंगे, ठीक है, उनके खिलाफ पार्लियामेंट जो स्पीकर है या राज्यसभा के केस में जो चेयरमैन है या कोई भी उस समय जो सिटिंग है चेयर पे है वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप उनको जो भी उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में उसके लिए आप उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते या आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये कहा था अब आपके खिलाफ मैं केस करता हूँ। ठीक है, एंड ऐसे ही एक एक्सेप्शन है जब अगर एक आर्टिकल है आर्टिकल 39, इसके 2 प्रोविजन आर्टिकल 39B एंड 39C। ये आपका होमवर्क है कि आर्टिकल 39B एंड C क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 39B एंड C जो है बेसिकली प्रोविजन क्रिएट करता है एक स्पेशल क्लास के लिए, तो उसको इफेक्ट देने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है आर्टिकल 39B एंड C को देने के लिए जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, तो जो है आप आर्टिकल 14 का उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब व्हेन आर्टिकल 39 कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, आर्टिकल 39 इन आर्टिकल 14 इज आउट। ठीक है, आर्टिकल 39 इन बी एंड सी में जो डीपीएसपी हैं उन्हें इफेक्ट देने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया गया है दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, ये थे इसके एक्सेप्शन और ये थी कहानी किसकी? ये थी कहानी आर्टिकल 14 की। अगली बार हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 15 से। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत होती है समझने में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और इम्प्रूव करेंगे अपने लेक्चर्स को। एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड bye bye, take care, keep healthy, keep smiling, and I shall see you soon. Bye bye.